Hello everyone, welcome to in this session. My dear friends, I hope that all of you would be fine and happy and doing very well. आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, साथ ही अपनी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे होंगे और जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है उसमें आप प्रयासरत होंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रॉपर आप लगा रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा इशू है, हाल ही में हिंदू में एक दो दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था, 2 दिन पहले आर्टिकल आया हुआ था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें जो अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं या इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसके लिए और कोई क्या बेहतर मैकेनिज्म हो सकता है। तो अब ये इशू आर्टिकल क्यों आया हुआ था, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अब चुनाव की सरगर्मी है, चुनाव से संबंधित बीच बीच में आर्टिकल हमारे जब तक ये 5 राज्यों के चुनाव फिनिश नहीं हो जाती, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक ये इशू न्यूज़ में आता रहेगा। तो हम क्यों ना ऐसा प्रयास करें कि हमारे जितने भी इलेक्शन से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हम उनको कवर कर लें। तो आज जो हमने मुद्दा सेलेक्ट किया हुआ है, हमने ब्रॉडर टर्म्स में यानी कि बहुत ही बृहत्तर पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें कि हमारे चुनाव सुधार संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं और अभी तक हालिया कौन कौन से चुनाव सुधार हुए, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट का जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 5 राज्यों में भी हमारे जो है क्या होने वाले हैं। देखिए, 5 राज्यों में जो है इलेक्शन हो रहे हैं और उससे संबंधित जो है अलग अलग जो है आर्टिकल आते रहते हैं। ये जब भी अगर आपको इसमें लिखना है तो आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 के टॉपिक में आता है और वहाँ पर आप आर्टिकल वगैरह से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर देखिए कौन कौन से हमारे यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं जो चुनाव में, ये चुनाव संबंधी जिससे मुद्दे हैं जिन पर समाधान की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव का जो संचालन होता है, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें क्या है, कई बार मतदाता सूची से छेड़छाड़ का मुद्दा है। मतदाता जो हैं ग्रामीण स्तर पे या छोटे स्तर पर कई बार हम सुनते हैं, रिपोर्टर से आती है कि धमकाने का स्तर है, बाहुबली वगैरह प्रत्याशी होते हैं तो वो धमकाने का कार्य भी करते हैं। उसके बाद चुनाव पर बड़े पैमाने की धांधली और अन्य संबंधी कारण, जितने भी कारण हो सकते हैं चुनाव में, इस प्रकार से यानी कि जो चुनाव संचालन से जुड़े हुए हैं, जैसे लेकर एक का शराब का मामला है, शराब वितरण का मामला है, फिर साथ ही ग्राउंड स्तर पर पैसे वगैरह इत्यादि बांटने का कार्य है। तो इस तरीके जो भी मुद्दे हैं, अब देखिए ये जो इशूज़ हैं, एक एक इशूज़ पर हम एक एक आर्टिकल बीच बीच में देखेंगे, डिस्कशन हम कर सकते हैं या एक डायमेंशन बना के उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ब्रॉडर टर्म्स में देख रहे हैं। तो एक मुद्दा हमारा ये हो गया। दूसरा मुद्दा है जो राजनीतिक दलों या पार्टियों से संबंधित है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दलों की संख्या, जैसे 2017 का जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो वहाँ 1500 से ज़्यादा जो दल थे उन्होंने नामांकन वो किया हुआ था। तो इतने सारे दलों का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कई बार ऐसी भी रिपोर्टें आती हैं। फिर हालांकि उसको कर्व करने के लिए अलग तरीके का इकोनॉमिक मैकेनिज्म बनाया कि बहुत सारे दल केवल इसलिए बनाए जाते थे ताकि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर सकें। इसी प्रकार राजनीतिक दलों को मान्यता देने और रद्द करने की जो प्रक्रिया है, कई बार चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके अलावा इन दलों का जो है, यहाँ दोनों लिखा हुआ है, दलों का जो आर्थिक आकलन है कि वो जितने चंदे वगैरह ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसका लेखांकन, लेखा जोखा वगैरह है, वह भी एक मुद्दा है चुनाव को हमारे यहाँ चुनाव सुधारों में। तीसरे अगर हम बात करें चुनाव में वित्त पोषण, चुनाव में जो फंडिंग होती है उसको लेके हमेशा से एक विवाद रहा है और उसमें क्या है, फंडिंग में कौन कौन से मुद्दे आ जाते हैं, जैसे चुनावी अभियान में जो व्यय होता है, कई बार उसकी रिपोर्ट देने में जो राजनीतिक दल हैं वो कोताही करते हैं क्या या काफ़ी लेट रिपोर्ट देते हैं। इसी प्रकार उम्मीदवारों एवं पार्टियों की देनदारियों खुलासा, जैसे कि उम्मीदवार कई बार जो क्या होता है कि उनकी जो इनफॉर्मल, तो अब जो है कोर्ट ने ऐसा वो कर दिया है कि आपको चुनाव लड़ने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इनफॉर्मली वो कितना लेन देन वगैरह करते हैं उसका खुलासा नहीं हो पाता है और चुनाव जो है स्पष्ट तरीके से नहीं होती, या भ्रष्ट आचरण हमको कहीं ना कहीं चुनाव में देखने मिलता है। तो एक मुद्दा ये है। एक है राजनीति का अपराधीकरण या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम एक अलग से भी आने वाले समय में आर्टिकल डिस्कस करेंगे या एक अलग डायमेंशन में कि हमारे यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का स्वरूप क्या है, कैसा नेचर है, साथ ही उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं, उसके लिए क्या उपाय अपनाए सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप देख पाएँ कि वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है उसमें जो हमारे जितने भी सदस्य, उसमें से 233 सदस्य जो हैं वो उन पर आपराधिक आरोप दर्ज हैं। अगर वहीं पर आप देखें 2004 में 128 थे, 2009 में 162 थे, 2014 में 187, तो ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती दिख रही है। तो हमारे यहाँ पर एक मेच्योर डेमोक्रेसी के साथ साथ हमको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो रहा है। और देखिए, बहुत ही बड़ी विडंबना है, वो लोग जिन पर कानून बनाने का दायित्व है देश के लिए, वही लोग अगर क्रिमिनल होंगे तो फिर किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम आने वाले समय एक अलग डायमेंशन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, भ्रामक जानकारी, सोशल मीडिया का दौर है और आप हर जगह जितने भी आर्टिकल कल भी हमने देखा था जब हम हेट स्पीच वाला आर्टिकल देख रहे थे कि जो भ्रामक जानकारी है या मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से फैलाई जाती है,
और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसको कर्व करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि पेड न्यूज़ का मुद्दा है, यानी कि पैसे देके कहीं पर अखबार वगैरह में अपने फेवर में खबर छापवाना या न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में ऐसे पब्लिश करवाना, तो पेड न्यूज़ का मुद्दा है। फिर फेक न्यूज़ का हमने मिस इन्फॉर्मेशन में देख लिया, गलत जानकारी फैलाई जाती है सामने वाले प्रत्याशी के खिलाफ ताकि वोटों को विभाजन किया जा सके, ये धर्म जाति विभाजन अलग अलग आधारों पर। इसी प्रकार ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा भी समय समय पर सुर्खियों में बना रहता है और वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपने देखा होगा याचिकाएं आती हैं, अलग अलग दल आरोप लगाते हैं, तो इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार सांप्रदायिक और जाति आधारित राजनीति हमारे यहाँ की एक बड़ी विशेषता रही है, इसको निजात पाने की आवश्यकता है एक मेच्योर डेमोक्रेसी में। सरकारी मशीनरी का जो भी दल सत्ता दल होता है, चाहे वो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जो सरकारी मशीनरी सिस्टम उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग आरोप लगाते हैं कि जो फला फला प्रत्याशी है उनने इस तरीके पद का दुरुपयोग किया या इस एजेंसी का इस तरीके से लाभ उठाया। कई बार क्या होता है कि विधानसभा जो चुनाव होने रहते हैं उसके पहले जो है एजेंसियां जो हैं विपक्षी जो पार्टियां होती हैं इनके यहाँ पर छापे वगैरह स्टार्ट कर देती हैं, तो एक प्रकार से ये निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य होता है। क्योंकि अगर ऐसे लोग कोई अपराधी हैं या वो हैं तो उनके प्रकार एक रूटीन प्रक्रिया में उनके ऊपर कार्रवाई होती रहनी चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन के टाइम पर होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्रभावित किया जाता है निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली को। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं, इन पर हम विस्तार से ये हमारा पेड न्यूज़ का ही मुद्दा है, ईवीएम का एक मुद्दा है, इनको हम अलग अलग से आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उनको हम पकड़ के या उनको एक बार लेके एक अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। अगर उस पर पर्टिकुलर उसी इशू पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकें। इसके बाद अगर देखिए कुछ समितियाँ हैं, यहाँ भी मैंने ये नहीं लिखा है कि समितियों की जो हमारी रिकमेंडेशन क्या थी, तो ये समितियाँ जो हैं जैसे ताराकुंडी समिति 1974 में एक गैर सरकारी समिति थी, जब जेपी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बनाई थी, जो सरकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, तो चुनाव सुधार संबंधित। दिनेश गोस्वामी समिति है 1990 में बनी थी। बोहरा समिति है जिसने अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ के ऊपर बनाई गई थी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाले आप जब अगर कहीं आपको लिखने की आवश्यकता पड़ती तो आप बोहरा समिति 1993 का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 बनी थी। अब देखिए इनकी पर्टिकुलर क्या क्या 2-3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, जब हम पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देख लेंगे चीज़ों को। अब अगर हम ये देखें कि आज़ादी के बाद से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुधार हुए हैं, अगर कहीं हमको लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको क्या होता है एग्जाम में, अगर आपके पास जो चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी आर्टिकल वाले इसमें, लेकिन अगर आपको कहीं पर एक बड़ा आर्टिकल लिखना है, कभी ऐसे वगैरह लिखना है, तो आपके पास चीज़ें सिस्टमेटिक आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 1988 में आया हुआ था, उससे मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक प्रकार से हमारे जनतंत्र को और मजबूत किया गया इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम का मुद्दा है पहले, क्योंकि बूथ फूलिंग और बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटनाएं जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई और 1989 में इसका पहली बार उपयोग हुआ था। उसके बाद क्या है, अलग अलग आप फैक्ट वगैरह कहीं पर लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में भी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कमेटियों का मैंने नाम बताया, हो सकता है प्रीलिम्स में अगर आपको मैच करने के लिए दिया जाता है कौन सी कमेटी किस चीज़ से संबंधित है, तो वहाँ पर आप इन कमेटियों के नाम का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जो है, इसे 1993 के चुनाव आयोग ने 1993 में निर्णय लिया था कि मतदाता फोटो पहचान पत्र हर व्यक्ति को दिया जाएगा जो मतदान करने आ रहा है, ताकि उसकी एक स्पष्ट पहचान की जा सके और फर्जी वोटरों की संख्या कम की जा सके। अब हाल ही में एक मुद्दा आया है कि इलेक्शन जो हमारा आधार है, आधार और मतदाता फोटो पहचान पत्र को लिंक करने वाला, तो ये एक इशू को हम डिस्कस करेंगे, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रीजन है और हमको क्यों आवश्यकता है इस चीज़ की। इसके बाद देखिए 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अन्यथा एक ही प्रत्याशी कई बार चुनाव लड़ता था और कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया चुनाव आयोग के द्वारा 2009 पर। एग्जिट पोल क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रत्याशी जब जो होता है, वो एक चीज़ होती है ओपिनियन पोल, दूसरी एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल जो चुनाव वगैरह के पहले, जब मतदान के पहले लिए जाते हैं, उसके आधार पर सर्वे वगैरह आते रहते हैं, अलग अलग सर्वे आप आते हैं, आपने देखा हो ABPC वोटर है, चाणक्य वगैरह, लोकनीति वगैरह, इन सब का आता रहता है। इसी प्रकार तो एग्जिट पोल में क्या होता है, जब प्रत्याशी चुनाव देके बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने किसको वोट दिया, उसके आधार पर निर्णय दिया है। तो चुनाव आयोग ने एक लिमिटेड सीमा लगा दी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं या 24 से 48 घंटे के बाद ही आप इस चीज़ को प्रकाशित कर सकते हैं। फिर नोटा का विकल्प दिया गया है, यदि मतदाताओं को जो है
ये मामला पसंद नहीं, अगर उनको कोई भी प्रत्याशी जमता नहीं है कि ये कोई भी प्रत्याशी उनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो नोटा का विकल्प दबा सकते हैं। हालांकि नोटा का विकल्प अगर सबसे ज़्यादा भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव निरस्त हो जाएंगे या दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए राजस्थान और महाराष्ट्र में जो पंचायत इलेक्शन है वहाँ से संबंधित कुछ इशू आए थे, इसलिए सेपरेट हम इसको भी आने वाले समय में अगर कोई आर्टिकल आता है तो डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार वीवीपैट का इशूज़ है। वीवीपैट में क्या होता है कि जो वोट हमारा डाला जाता है तो उसके उसी की परपेंडिकुलर यानी कि उसी के पैरेलल में एक पर्ची के द्वारा ये भी हो जाता है कि उसको वेरीफाई हो जाता है कि हाँ हमारा वोट गया है या नहीं गया है। 2014 के चुनावों में 8 लोकसभा जो क्षेत्र थी वहाँ पर इसका उपयोग किया गया था पहले। उसके बाद जो है व्यय की सीमा जो है, जैसे हाल ही में जो अभी जो वर्तमान में सीमा है व्यय की सीमा लगाई गई है और समय समय पर ये सीमा बढ़ती भी रहती है। तो जो हमारी लोकसभा के इलेक्शन है उसमें 54 से 70 लाख की सीमा लगी हुई है, विधानसभा के इलेक्शन में 20 से 28 लाख तक की सीमा, ये राज्यवार अलग अलग हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी अलग लिखी हुई है। फिर चुनावी बॉन्ड है। अब चुनावी बॉन्ड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग से भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उसकी क्या सीमाएं हैं, क्यों लाया गया, और लाया गया तो उसमें क्या लिमिटेशन वगैरह हैं और चीज़ें को क्या है। जब हम इसमें एग्जाम में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको क्या है, गवर्नमेंट के डिसीजन के हम अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उसमें जो इशू है तो हम उनको चिंतनीय इशू के तौर पर लिख सकते हैं कौन से कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं अगर चीज़ें वैसी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जो अल्टीमेट हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में ही काम करना होता है। तो हमारा दृष्टिकोण गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से मैच होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के प्रति आपका दायित्व वो हो जाए कि आप किसी पार्टी के प्रति लॉयल बन जाए, ये सरकार के गलत डिसीजन वो है। आपको तो संवैधानिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, लेकिन अगर वैल्यूज़ के हिसाब से जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसके डिसीजन को कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना होता है और एक बैलेंस रुख अपनाना होता है। तो यहाँ पर ये चुनाव बॉन्ड वाला इशूज़ है, हम इसको अलग से भी देखेंगे। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था। उसके बाद जो है कुछ और जो पॉइंट अगर हम देखें, जैसे प्रत्याशी द्वारा स्वयं की जानकारी की सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो अनिवार्य बना दिया कि चुनाव से पूर्व क्या है, जितने प्रत्याशी हैं उनको जो है अपनी संपत्ति की जानकारी, उनके ऊपर कितने अपराध हैं ये दर्ज करना होगा। और अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी मैंडेट कर दिया गया है कि उनको भी अपनी वेबसाइट वगैरह में या किसी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी चैनल में उनको अपनी जानकारी, प्रत्याशी की जानकारी पब्लिश करनी होगी, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि हम किनको वोट देने जा रहे हैं। असल में लोकतंत्र इस प्रकार से मजबूत हो सके। इसी प्रकार प्रॉक्सी वोटिंग है, जो सेना वगैरह में कार्य करते हैं तो वो अपने प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से वोट दे सकते हैं। फिर मॉडल और कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इनमें सबसे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होना चाहिए था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आने वाले समय में संभावित तौर पे हम इस पर एक आर्टिकल जरूर डिस्कस करेंगे कि इसको क्या लीगली हमको एक कानून के द्वारा से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो है अभी तक चुनाव सुधार किए गए हैं ये पॉइंट हैं हमने देखा। इसके साथ ही हमने ये मुद्दे देखे। अब आने वाले समय में ये एक प्रकार से हमने अम्ब्रेला जो इशूज़ था, जो बड़ा इशूज़ था एक प्रकार से, उसको हमने थोड़ा सा देख लिया। इसके अंदर अब जो भी इशूज़ हैं, जितने भी इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आएंगे और हम उनको अलग अलग आर्टिकल्स में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।